हेलो। आज हम केमिस्ट्री के दो ऐसे टॉपिक्स को समझने वाले हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मोल अंश और परासरण ताप। और हाँ, एग्जाम के लिहाज से तो ये कुक की जरूरी हैं। तो अगर केमिस्ट्री एग्जाम्स की तैयारी चल रही है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हम फोकस करेंगे उन दो टॉपिक्स पर जो अक्सर पूछे जाते हैं और जिनसे अच्छे मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है मोल अंश, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन। बेसिकली ये सॉल्यूशंस को समझने का एक फंडामेंटल तरीका है। तो सवाल उठता है, ये मोल अंश आखिर है क्या? ये बस एक रेशियो है। सिंपल शब्दों में, आप सॉल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट के मोल्स लेते हैं और उसे सॉल्यूशन में मौजूद सारे कंपोनेंट्स के टोटल मोल से डिवाइड कर देते हैं। है ना, एकदम सिंपल। अब इसके फॉर्मूला को देखते हैं। मान लीजिए हमें सल्यूट यानी विलय का मोल अंश निकालना है, जिसे हम x2 से दिखाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम सल्यूट के मोल्स मतलब N2 को सॉल्वेंट N1 और सल्यूट N2 के टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर हमें सॉल्वेंट यानी विलायक का मोल अंश निकालना है, जिसे हम x1 से दिखाते हैं, तो हम सॉल्वेंट के मोल्स N1 को टोटल मोल्स N1 प्लस N2 से डिवाइड कर देंगे। पैटर्न एकदम क्लियर है, राइट? अब मोल अंश की कुछ खास बातें हैं जो याद रखनी है। पहली, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये बस एक नंबर है। दूसरी, इस पर टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता, जो इसे काफ़ी स्टेबल बनाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब के मोल अंश को जब आप जोड़ेंगे तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। चलो, इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। इमेजिन कीजिए कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 9 मोल पानी है और 1 मोल नमक यानी NaCl। तो अब नमक का मोल अंश निकालने के लिए क्या करेंगे? सिंपल, हम नमक के मोल्स जो कि 1 है उसे टोटल मोल्स मतलब 9 + 1 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया 1 / 10। और इसका फाइनल आंसर क्या हुआ? 0.1। तो इस सॉल्यूशन में NaCl का मोल अंश है 0.1। देखा कितना आसान था ये कैलकुलेशन। एक बात हमेशा याद रखनी है, मोल अंश हमेशा 1 से कम ही होता है। ओके, तो मोल अंश तो क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे बड़े टॉपिक की तरफ। लेकिन परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हमें ऑस्मोसिस की प्रोसेस को समझना होगा। ऑस्मोसिस असल में एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें होता क्या है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जैसे पानी एक खास तरह की झिल्ली, जिसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके आर पार जाते हैं। और ये मूवमेंट हमेशा लो कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ होता। तो इसका फ्लो कुछ ऐसा है, लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ। ये नेचर का अपना तरीका है एक बैलेंस बनाने का। ठीक है, तो अब जब हमें ऑस्मोसिस समझ आ गया है, तो हम ये समझने के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि परासरण दाब क्या होता है। और ये डायरेक्टली ऑस्मोसिस के प्रोसेस से ही जुड़ा हुआ है। तो परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर वो मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर है जो हम सॉल्यूशन पर लगाते हैं। क्यों? ताकि ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाए। मतलब ये वो फोर्स है जो उस नेचुरल फ्लो को रोकने के लिए जरूरी है। और हाँ, इस प्रेशर को मेजर करने का एक तरीका भी है। इसके लिए हम एक बहुत फेमस इक्वेशन का यूज करते हैं जिसे कहते हैं वैन हॉफ इक्वेशन। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल और पावरफुल है। पाई = CRT। बस ये छोटा सा इक्वेशन हमें ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने की पावर देता है। चलिए इस इक्वेशन के हर पार्ट को ब्रेक डाउन करते हैं। यहां पाई का मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर, C है सॉल्यूशन की मोलैरिटी, R है गैस कांस्टेंट और T है टेम्परेचर, जिसे हम केल्विन में लेते हैं। और ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर का रियल वर्ल्ड में बहुत बड़ा रोल है। इसे सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशन पता करने से लेकर मेडिसिन में जैसे IV फ्लूइड्स बनाने तक में यूज किया जाता है। इससे ये इंश्योर होता है कि फ्लूइड्स हमारी बॉडी के लिए सेफ हैं। इतना ही नहीं, हमारी बॉडी की सेल्स में वाटर बैलेंस बनाए रखने का काम भी यही करता है, जो जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। ऑलराइट, तो हमने दोनों टॉपिक्स को अच्छे से समझ लिया है। अब आते हैं सबसे क्रूशियल पार्ट पर, एग्जाम में इसका आंसर कैसे लिखना है ताकि फुल मार्क्स मिले। तो सवाल यह है कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो एक परफेक्ट आंसर कैसा दिखना चाहिए? ऐसा जवाब जिसे देखकर एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे मार्क्स दे दे। ये रहा एक परफेक्ट आंसर का स्ट्रक्चर। बस इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करना है।
सबसे पहले मोल अंश को डिफाइन करें और उसका फॉर्मूला लिखें। फिर ऑस्मोसिस को डिफाइन करें। उसके बाद परासरण दाब को। फिर वैन 't हॉफ इक्वेशन बताएं और आखिर में ऑस्मोटिक प्रेशर के यूजेस या इंपॉर्टेंस को लिस्ट कर दें। ट्रस्ट मी, ये कोई गेसवर्क नहीं है। इस स्ट्रक्चर में आंसर लिखने से ये पक्का हो जाता है कि आपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं और फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब जब एग्जाम के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, तो जाते जाते एक सवाल, हमारी डे टू डे लाइफ में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इन्हीं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे काम करती हैं?